नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। भू राजनीतिक स्थिति को देखा जाए अगर, तो अभी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको देख करके लगता है कि सारी दुनिया आज के समय में भारत से एक किस्म की प्रतिस्पर्धा रखती है, खास करके अमेरिका और पश्चिमी देश यानी यूरोप। अब इसका कारण क्या है, इसका थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं, फिर इसका विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों है कि आज की स्थिति में अमेरिका भी देखने को ऐसे लोगों को दिखता है कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। जो बाइडेन के बहुत सारे जो उनके सहयोगी हैं वो भी कहते हैं कि आज के समय में भारत और अमेरिका के संबंध अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा नज़दीक है, क्लोज रिलेशन है। लेकिन रियलिटी वो नहीं है। अभी कनाडा के साथ जो इशू आया है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में जो भारत के कुछ एजेंट के संलग्नता दिखाने का प्रयास किया गया है, तो ये अमेरिका ने ही ये इंफॉर्मेशन साझा किया था कनाडा के साथ और इसमें कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा माना गया था। उसने अपना जो 5 आइज कंट्रीज हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और कनाडा, ये 5 आइज देशों के बीच वो अपना साझा करते हैं जो भी उनकी सूचनाएं होती हैं। और इसी कारण से शुरू में अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा गया कि जब G20 के मीटिंग में कनाडा और अमेरिका दोनों के शासनाध्यक्ष जब भारत में थे, तो उस समय जो बाइडेन ने भी इस मुद्दे को नरेंद्र मोदी के साथ भेंट में उठाया था, अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, सॉफ्ट लहजे में ही सही। लेकिन जब भारत ने कड़ा कदम उठाया और उन्होंने जब कनाडा ने एक राजनयिक को निकाला, तो शुरू में तो भारत ने भी एक राजनयिक को निकाल दिया। उसके अलावा एक्सट्रीम स्टेप लेते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा आवेदन बंद कर दिया। अब क्या था, कनाडा के कोई भी आदमी इंडिया नहीं आ सकते थे। कनाडा का एक बिजनेस डेलीगेशन जो शेड्यूल था भारत आने के लिए, उस बैठक को कैंसिल कर दिया गया, उस डेलीगेशन को इंडिया आने से रोक दिया गया। इससे भी नहीं हुआ तो फिर बाद में जो 41 डिप्लोमेट थे, राजनयिक थे कनाडा के, उनको देश छोड़ने का आदेश दिया गया। ये ऐसा था जो अप्रत्याशित था, क्योंकि पश्चिम के देश एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि भारत जैसा देश इस ढंग का स्टेप भी उठा सकता है। उन्हें अंदाजा नहीं था। अगर थोड़ा सा भी ट्रूडो को ये एहसास होता कि भारत इस एक्सट्रीम स्टेप पर जा सकता है, तो मुझे लगता है कि वो कभी भी ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करते। लेकिन उन्हें लगा था कि चूंकि 5 आइज के मार्फत ही उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली है, तो उनको अन्य देशों का भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन न तो यूके ने उनका सपोर्ट किया, न ब्रिटेन ने किया, न ऑस्ट्रेलिया ने, न न्यूजीलैंड ने, न यूके में अमेरिका ने। जब अमेरिका का शुरू में थोड़ा सा स्टैंड जो था वो अनक्लियर और अस्पष्ट इसलिए था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। लेकिन आज की स्थिति में वो उसको अब रिपेयरिंग करने पर लगे हुए हैं, अपने इस जो संबंध बिगड़ता जा रहा था। क्योंकि ये भारत के एक राजदूत ने, जो अमेरिकन राजदूत हैं भारत में, उन्होंने चेतावनी भी दे डाली कि अमेरिका कनाडा के लिए अमेरिका भारत रिलेशन को दांव पर लगा रहा है। अब अगर अमेरिका को इतिहास देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अमेरिका भारत के प्रति असहिष्णु रहा है, इनटॉलरेंट रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का उसने खुलकर सपोर्ट किया और इवन 1971 के जंग में तो अपना 7वां बेड़ा भी बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था भारत के अगेंस्ट में। तो एक ढंग से वो भारत के अगेंस्ट युद्ध करने वाला था। ये अलग बात है कि उस समय रसिया के कारण उसे वापस लौटना पड़ा था। दूसरी बात, पाकिस्तान अगर आज परमाणु शक्ति है और उसने उत्तर कोरिया और चाइना से परमाणु तकनीक का चोरी किया, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका को पता नहीं था? अमेरिका को ये सब पता था, लेकिन वो चाहता था कि उसे पता था कि कभी न कभी भारत एक महाशक्ति बनेगा और इस एशिया में भारत के प्रभाव को रोकना है।
तो भारत के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की चोरी पर भी आंख मूंदे रहा और उसे आर्थिक रूप से सपोर्ट भी करते रहा। अगर अमेरिका चाहता तो उस समय पाकिस्तान की परमाणु तकनीक पर, जो उसका परमाणु बम का बना रहा था, उस पर रोक लगा सकता था, लेकिन वैसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया ताकि भारत को चेक एंड बैलेंस किया जा सके। चाइना अगर इतना आगे बढ़ा है तो शुरू में पश्चिम देश, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, ये लोग चाइना को भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि चाइना का जो आर्थिक विकास हुआ है उसमें अमेरिका और यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है। अब जब चाइना के विकास ने इनकी अपनी अर्थव्यवस्था पर असर डालना शुरू किया, तब उन्हें एक ऐसा देश चाहिए था जिसे चाइना के विरुद्ध में प्रयोग कर सके, और इसलिए वो भारत का साथ दे रहे हैं। लेकिन अब भारत का साथ दे करके भी, जब भारत का जियो पॉलिटिकल जो अभी राइज हुआ है, ये भू राजनीतिक उदय हुआ है भारत का, इससे भी ये लोग घबरा चुके हैं। एक तो चाइना से पहले ही घबराए हुए थे। अभी तक इनकी आदत क्या थी कि ये जो चाहते थे वो दुनिया भर में करते थे, इनकी मनमर्जी चलती थी। ये इन्होंने तालिबान पैदा किया, ये कोई मैं नहीं कह रहा। इमरान खान ने यूएस में बैठ के कहा था कि तालिबान को पैदा करने वाला अमेरिका है, क्योंकि जब रसिया अफगानिस्तान में था तो रसिया को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया और उसने आतंकवादियों को पैसा दे करके रसिया के विरुद्ध में लड़ाया। तालिबान उसी की देन है। तो तालिबान को पैदा किया अमेरिका ने। उस समय ये आतंकवाद के विरोधी कैसे हो जाएंगे? जब इनका अपना इंटरेस्ट आता है तो ये आतंकवादियों को फंडिंग भी करते हैं। यही पश्चिमी देश मिल करके इराक को तहस नहस कर दिए, सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ा दिए, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन्हें एक आदत सी बन गई थी कि दुनिया में वही होगा जो हम चाहेंगे। लेकिन अभी जब यूक्रेन और रसिया का वार हुआ तो इन्हें लगा था कि इसमें भारत उनका पक्ष लेगा, लेकिन भारत ने एक बहुत ही संतुलित रवैया अपनाया और वो किसी का भी पक्ष लेने से इनकार कर दिया। जब G20 की अध्यक्षता हुई भारत ने की, और उसका जो जिस ढंग से G20 की अध्यक्षता भारत ने की, इससे भी सार्वजनिक रूप पर तो तारीफ करते रहे, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्री हो, भारत के इस तस्वीर की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि आज का इंडिया इस मुकाम पर पहुंच चुका है, और इसके कारण उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि यहां से जाने के साथ ही ट्रूडो को बकरी का बकरा बनाया गया, बलि का बकरा बनाया गया। उनसे ये स्टेटमेंट दिलवाया गया भारत के विरुद्ध में, ताकि भारत एक प्रेशर में आ जाए कि एक इंटरनेशनल टेररिज्म का आरोप भारत पर लग सकता है। जब आप दूसरे देश में उसके नागरिक की हत्या कराते हैं, तो अगर उसमें किसी देश का इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाता है तो इससे एक भारत की छवि बिगड़ती है, और भारत को ब्लैकमेल करने के लिए, उसे नैतिक रूप से डाउन करने के लिए ये शगुफा छोड़ा गया। लेकिन जब भारत ने कड़ा स्टेप लिया और इससे लगा कि अब ये स्टेप अगर अमेरिका कनाडा के पक्ष में आता है तो भारत और अमेरिका का रिलेशन भी खराब हो सकता है, तब अब इसे इसको अब जो इसका जिससे जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई करने में लगे हुए हैं। अब ऐसा क्यों है? ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न सबके दिमाग में आता है। तो इसके समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब कोरोना काल था, अचानक से चाइनीज सेना भारत के सीमा क्षेत्र में आ गई, और वहां पर जो लद्दाख क्षेत्र में जो वहां पर हाथापाई हुई, उसमें भारत के 20 सैनिक मारे गए थे। और बाद में नासा ने ही बताया कि चाइना के लगभग मोर देन 50 सैनिक उनकी तरफ से हताहत हुए, उन मारे गए थे। अभी अलग बात है कि चाइना का जो सूचना तंत्र है, जो वहाँ का न्यूज है, वो तो वहाँ पर बैन है, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी बाद में सैटेलाइट के द्वारा जो तस्वीरें आई और जो वो ग्रेवयार्ड दिखाया गया, उससे लगा कि उन चाइना की तरफ भी बहुत सारे नुकसान हुए। लेकिन उस समय चाइना अचानक क्यों आया?
तो इसको समझने के लिए आप भारत के फॉरेन रिजर्व पर ध्यान दीजिए, भारत की बढ़ती हुई ताकत पर ध्यान दीजिए। क्योंकि 2014 के बाद अचानक भारत की क्षमता, का विकास हर क्षेत्र में हुआ है। ऐसा नहीं था कि उसके पहले विकास नहीं हुआ था, लेकिन अभी स्पीड बढ़ गई। विकास तो पहले से ही हो रहा था, क्योंकि अमेरिका भारत का संबंध 2014 के पहले से ही सामान्य होने लगे थे। 2000 मेरे ख्याल से शायद 7 या 8 का भी साल रहा होगा जब अमेरिका के साथ पहली बार भारत ने परमाणु समझौता किया, उस 2011 में। और उस परमाणु समझौता के बाद अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे होने लगे थे। फिर भी चाइना की सेना अचानक आ जाती है और भारत भी अपनी रक्षा करने के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च कर देता है सुरक्षा पर। राफेल खरीदता है, S-400 खरीदता है, और भी बहुत सारे हाथ हथियार खरीदता है। ऐसा इसलिए हुआ ताकि भारत के पास जो फॉरेन रिजर्व है उसको खर्च करा दिया जाए। अगर वो पैसा विकास पर खर्च होता तो भारत की प्रगति की जो दर होती और तेज होती। तो इस पैसे को खर्च कराने के लिए इन लोगों ने देशी विदेशी शक्तियां मिल करके भारत का फंड खाली कराने की तरफ लगे। ये अलग बात है कि आज भी भारत के पास 600 बिलियन से ज्यादा, $600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। तो भारत की इस बढ़ती हुई शक्ति से अमेरिका और पश्चिम देश भी घबराए हुए हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि उन्हें भारत का हेल्प भी चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर चाइना को काउंटर करना है तो इस खित्ते में, इस क्षेत्र में उन्हें एक ऐसी ताकत चाहिए जो चाइना को काउंटर कर सके। कोई दूसरा देश तो है नहीं, पाकिस्तान तो चाइना के गोद में ही बैठा हुआ है। तो फिर दूसरा बचता क्या, उनके पास विकल्प क्या है? अब स्थिति यह है कि वो भारत को छोड़ भी नहीं सकते और भारत के बढ़ते हुए कद से उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि भारत उनका कहा हुआ मानने के लिए आंख बूंद करके तैयार नहीं है। ये यूक्रेन वाली घटना ने उनकी आंखें खोल दी। वो चाहते थे कि रसिया का विरोध करे, रसिया को एग्रेसर घोषित करे, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इससे खुश होकर के, भारत के इसी स्टैंड से खुश होकर के, जो एक एवरग्रीन और टेस्टेड फ्रेंड है रसिया, अभी 1 महीना के अंदर 2-3 बार वहां के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की भी तारीफ की, जिसकी खिल्ली हमारे राहुल गांधी संसद में और संसद के बाहर भी उड़ाते रहते हैं। जिस मेक इन इंडिया को भारत का प्रमुख प्रतिपक्षी दल का नेता उसका महत्व नहीं समझता है, उसका महत्व हजारों मील दूर बैठा हुआ रसिया का राष्ट्रपति समझ रहा है। और वो लोगों को बता रहा है कि हमें भी वैसा ही करना चाहिए, रसिया में भी मेक इन इंडिया जैसा ही प्रोग्राम चलाना चाहिए। ये स्थिति है, इसी से डरे हुए हैं। इसके कारण जो यूरोपियन देश हैं और अमेरिका है, उन्हें क्या लग रहा है कि पहले तो सिर्फ चाइना से लड़ रहे थे, चाइना ही उनके लिए खतरा बना हुआ था। अब अगर भारत भी इसमें शामिल हो जाता है तो फिर उनके लिए अभी तक जो वर्चस्व करने का जो चलन था वो खत्म होगा। और ये बार बार कहा जाता है कि ये आने वाली सदी जो है ये एशिया की सदी होने वाली। एशिया की सदी जब कहा जाता है तो इसमें मुख्य रूप से 3 देश, भारत, जापान और चाइना। चाइना तो ऑलरेडी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। यूरोपियन को डर क्या है कि 2025 तक भारत जर्मनी को पीछे करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी 2 ही साल बाद, 2025 में। तो इन्हें क्या लग रहा है कि इसके बाद टॉप 5 में कहीं पर भी यूरोपियन कोई भी राष्ट्र नहीं होगा, क्योंकि नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर जापान और नंबर 4 पर इंडिया। अगर ऐसा होता है तो यूरोपियन देशों की अपना जो प्रभाव है वो अपने आप कम हो जाएगा। इसी के कारण भारत पर गाहे बगाहे विभिन्न ढंग के आरोप लगाए जाते हैं और भारत को कहीं न कहीं उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कम से कम अभी की सरकार
और अभी के हमारे विदेश मंत्री इन सारे आरोपों, इन सारी समस्याओं को झेलने के लिए तैयार हैं। अब अगर 2024 के चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी जीत कर आ जाते हैं तो आप मान कर चलिए कि उसी टेन्योर में दुनिया में भारत का डंका बजना तय है। धन्यवाद।